हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जिन्होंने आज यानी कि 22 अक्टूबर को अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 266% बढ़ के 556 करोड़ रहा है, जो कि इनके लिए हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है। तो बैंक की परफॉर्मेंस शानदार रही है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बैंक के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 18 दिसंबर 2018 को क्रिएट किया गया था और इसका क्रिएशन किया गया था आईडीएफसी बैंक और जो पहले कैपिटल फर्स्ट बैंक होता था इन दोनों के मर्जर के साथ। आईडीएफसी बैंक आपको पता होगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था 1997 से, और कैपिटल फर्स्ट एक कंज्यूमर और एमएसएमई फाइनेंसिंग एंटिटी थी 2012 से। तो इन दोनों के मर्जर के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना की गई थी। और अगर इनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो सभी फ्रंट पे इन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। फंडेड असेट्स इनकी 25% बढ़ी हैं पिछले साल के मुकाबले, डिपॉजिट 36%, कासा रेशो यानी कि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होते हैं वो 1.24% बढ़े हैं। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 84%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, असेट क्वालिटी काफी बेटर हुई है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो पिछले साल इनको सेकंड क्वार्टर में 152 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस साल के सेकंड क्वार्टर में 556 करोड़ हुआ है, यानी कि 266% की इसमें वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा रिटर्न ऑन असेट फ्रंट पे भी कंपनी ने बेटर किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। और अब अगर हम सेकेंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की समरी को देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 32% बढ़ी है, ऑपरेटिंग जो इनकम है वो 33% बढ़ी है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो 23% बढ़ी है। कंपनी के जो प्रोविजन है उसमें 11% की कमी आई है। तो इन सब को देखते हुए जो बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले साल के मुकाबले, यानी कि पिछले साल 152 करोड़ था, वहां से 266% बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में इनको 474 करोड़ का प्रॉफिट था, तो वहां से भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखी गई है। और अब अगर हम इनकी हाइलाइट्स की बात करें सेकंड क्वार्टर की, तो असेट्स फ्रंट पे अगेन बेटर परफॉर्मेंस, डिपॉजिट फ्रंट पे बेटर परफॉर्मेंस, असेट क्वालिटी में चाहे आप ग्रॉस एनपीए की बात कीजिए, नेट एनपीए की बात कीजिए, दोनों में इंप्रूवमेंट देखी गई है। प्रोविजन कवरेज रेशो बेटर हुई है। इसके अलावा रिटेल और कमर्शियल के जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए हैं वहां पे इंप्रूवमेंट देखी गई है। प्रॉफिटेबिलिटी में सभी फ्रंट पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो बैंक ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं अपने सेकंड क्वार्टर के। और अब अगर स्पेसिफिकली डिपॉजिट्स की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 36% बढ़े हैं, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 11%। जो अब बैंक के टोटल डिपॉजिट हैं वो 1,14,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं, बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। और ये सेविंग बैंक पे भी काफी अच्छा इंटरेस्ट देते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे कस्टमर्स इनके यहाँ पे डिपॉजिट्स करा रहे हैं। और अगर इनके कासा डिपॉजिट्स यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो कि लो कॉस्ट डिपॉजिट होते हैं उसमें 37% की वृद्धि हुई है, टर्म डिपॉजिट में 35% की वृद्धि हुई है। ओवरऑल इनकी कासा रेशो अब 51.28% हो गई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 50.04% थी। और अब अगर बैंक की लोन बुक के बारे में बात की जाए तो सभी जो लोन्स हैं जो बढ़िया लोन्स माने जाते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स बैंक डेफिनेटली खुद ही कम करना चाहता है, तो वहां पे 41% की कमी आई है। और जो दूसरे लोन है उसमें 34% की कमी आई है। बट अगर इनके जो अच्छे लोन्स है जैसे होम लोन, 59% की वृद्धि हुई है, ये नॉर्मली सेफ माने जाते हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल लोन, कंज्यूमर लोन, रूरल फाइनेंस लोन सभी में वृद्धि हुई है। और डिजिटल गोल्ड लोन और जो क्रेडिट कार्ड के लोन है, ये इनके नए प्रोडक्ट हैं, इसमें तो 100% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। हालांकि ये नए प्रोडक्ट हैं तो इनका लो बेस इफेक्ट है, पिछले साल ये कोई खास नहीं थे, बहुत ही कम इन्होंने दिए हुए थे। तो वॉल्यूम में अभी भी कम है, लेकिन इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। और अगर असेट क्वालिटी की भी बात की जाए तो लगातार इनकी असेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, चाहे वो ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो। आप देखेंगे पिछले कई क्वार्टर से इसमें इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। और इसमें भी अगर इनका एक एनपीए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बुक का है उसको हटा दिया जाए तो ये 3.18 है, ये 2.27% हो जाएगा। और 1.09% के जो नेट एनपीए हैं 0.63% हो जाएंगे।
अगर हम लोन बुक वाइज देखें तो रिटेल और कमर्शियल जहां पे बैंक ग्रो करना चाहता है वहां पे 2.03% और 0.73% है, जो कि बहुत ही अच्छे माने जा सकते हैं। एक बड़े बैंक के एनपीए भी इसी रेंज में होते हैं। और कॉर्पोरेट अगर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वहां पे 3% के आसपास ग्रॉस एनपीए हैं, 3.5% के आसपास 0.14% नेट एनपीए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, हालांकि यहाँ पे अब जो लोन बुक है बहुत ही छोटी रह गई है, बट हिस्टोरिकली ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है। यहाँ पे अभी भी 24 24% के एनपीए ग्रॉस एनपीए हैं और 13% के नेट एनपीए हैं, लेकिन ओवरऑल लोन बुक पे 3.18% और 1.09% और जो कि लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। तो असेट क्वालिटी फ्रंट पे भी बैंक ने काफी अच्छा किया है। और अब अगर हम इनकी जो 2024-25 की गाइडेंस रखी थी बैंक ने अपने लिए, यानी कि टारगेट रखे थे जब इनका मर्जर हुआ था उस टाइम पे, तो वहां पे अगर देखें तो ज्यादातर फ्रंट पे ये ऑलरेडी अपने टारगेट अचीव कर चुके हैं। अभी 2024 फाइनेंशियल 25 फाइनेंशियल ईयर को अभी 2 साल से भी ज्यादा का वक्त पड़ा है, लेकिन बैंक अपने टारगेट पूरा कर चुका है। जैसे सीईटी रेशो देखेंगे, ये 12.5% से ज्यादा की गाइडेंस रखी थी, ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुके हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ये 13% के आसपास चाहते थे, 15.35% हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप औरों में देखेंगे, कासा जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ये चाहते थे कि इनका 30% हो और उसके बाद 50% एंड प्लस, ऑलरेडी ये 50% से ऊपर हो चुके हैं। ब्रांचेस 800 से 900 चाहते थे, ये 670 हैं, जो कि अच्छे से ग्रो कर रही हैं, तो इस टाइम पीरियड तक इनकी ब्रांचेस बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा कासा प्लस टर्म डिपॉजिट 85% का इनका टारगेट था, ऑलरेडी 84% हो चुका है, तो आराम से अचीव हो जाएगा। तो आप सभी फ्रंट पे अगर आप देखेंगे, लाइबिलिटी साइड पे हो या असेट साइड पे हो, बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं तो क्या हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए अगर हम सबसे पहले इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 44% की रिटर्न दी है, पिछले 1 साल में 15% की रिटर्न है। लेकिन ये सब तब है जबकि इनका शेयर पिछले 3 महीने में 60% से ज्यादा भागा है। तो अगर ये 3 महीने की हम परफॉर्मेंस हटा दें तो इसकी परफॉर्मेंस काफी खराब थी, पिछले लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी, लेकिन पिछले 3 महीनों में बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले 1 महीने में 13%, पिछले एक वीक में 5.5%। तो लेटली ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा भाग चुका है, तो इसके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो इसमें काफी हद तक बेक्ड इन किए जा चुके हैं। तो इस टाइम पे शेयर में इन्वेस्ट करना थोड़ा केयरफुल डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज प्राइस 51.75 आता है, हायर साइड पे 72.5 रुपए, लोअर साइड पे 36 रुपीज। तो आज की डेट में जो क्लोजिंग हुई है लास्ट, वो 57.3 पे हुई है। तो उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, हालांकि अभी भी ये 72 रुपए तक जा सकता है। लेकिन फिर भी मेरी ओपिनियन में ये बहुत ज्यादा भाग चुका है। हो सकता है रिजल्ट अच्छे आए हैं, ओवरऑल ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, तो इसमें जो मंडे को दिवाली का जो मुहूर्त ट्रेडिंग होगी उसमें और भी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखी जाए। लेकिन बहुत ही केयरफुली आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, क्योंकि एक टाइम पे इसमें ठीक ठाक करेक्शन भी आ सकती है। तो आपको उसका वेट करना चाहिए कि जब ये मे बी 50 रुपए से थोड़ा नीचे पे मिले, अगर मिलता है तो वो बेटर टाइम होगा, क्योंकि इस टाइम पे रिस्की हो सकता है। उसकी वजह अगर आप इनके पीयर्स एनालिसिस को देखेंगे तो एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं, 35,000 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन इनकी पी और पीबी रेशो एक बड़े बैंक से भी ज्यादा हो चुकी है। जैसे एचडीएफसी बैंक आपको 19 की पी रेशो पे मिलेगा, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक 22 की, एक्सिस बैंक 17 की। तो मुझे लगता है कि ये बैंक ज्यादा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा इनका पिछले 3 महीनों में, क्योंकि इनका शेयर भाग चुका है, थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि बैंक स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन है, तो आप किसी भी करेक्शन पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।